In today's class, we will discuss about what is partnership, what are the features of partnership, what is partnership deed, what are the contents of partnership deed, rights and duties of partners. Then we will discuss about the profit and loss appropriation account, and main the difference between the charge of profit and the appropriation of profits. Hello everyone, welcome to Learning Commerce. Myself Pravi Batra. Here we will learn everything about accounts and economics for the class 11, 12th and BCom. But today we are here to discuss the partnership of class 12th. तो क्लास 12 पार्टनरशिप में हम ये फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं. इस फंडामेंटल्स को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं पार्टनरशिप होती क्या है. व्हाट इज पार्टनरशिप? ये डिफाइन किया है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, that partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम कुछ फीचर्स पकड़ते हैं. पूरी पार्टनरशिप में क्या फीचर्स बताए हैं? सबसे पहला फीचर जो है वह है टू और मोर पर्सन्स. देखो, कोई भी एक आदमी कभी पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकता. देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू और मोर पर्सन्स. तो क्योंकि एक अकेला आदमी होगा तो वो पार्टनरशिप नहीं, वो सोल पार्टनरशिप कहलाएगी. अब दो आदमी हो या दो से ज़्यादा आदमी हो, वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं इसके बारे में बाद में पढ़ते हैं, पर मिनिमम टू पर्सन्स मस्ट बी देयर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप. ओके, तो टू और मोर पर्सन्स द फर्स्ट फीचर. देन देयर इज एग्रीमेंट. व्हाट इज एग्रीमेंट? जब भी पार्टनर्स आपस में, कोई भी दो तीन चार लोग आपस में आते हैं और एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि हम लोग किस तरीके से काम करेंगे, क्या काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे, कैसे प्रॉफिट्स बांटेंगे, इस तरीके से आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं. वो एग्रीमेंट चाहे वो ओरल एग्रीमेंट हो या रिटर्न एग्रीमेंट हो, ऐसी कोई कंपल्जन नहीं है कि एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए. बट ये रिकमेंडेड है कि एग्रीमेंट अगर रिटर्न हो तो बेटर होगा, क्योंकि इससे फ्यूचर में डिस्प्यूट्स नहीं होंगे. टू और मोर पर्सन तो होना चाहिए, साथ में एग्रीमेंट ज़रूरी है, और साथ में एक बिजनेस होना चाहिए. बिजनेस का मतलब है कि कोई सोशल सर्विस करने के लिए अगर दो चार पांच लोग मिलकर आपस में हाथ मिलाते हैं एक काम करने के लिए, तो वो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं आता. देयर मस्ट बी बिजनेस. कोई सोशल सर्विस नहीं होनी चाहिए, कोई रिलीजियस सर्विसेज नहीं होनी चाहिए, तब वो पार्टनरशिप एक्ट में आता है. और वो बिजनेस भी लीगल यानी लॉफुल होना चाहिए. अगर बिजनेस इलीगल है कि स्मगलिंग के लिए है, तो वो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं आएगा. सो बिजनेस होना चाहिए, लीगल होना चाहिए. देन प्रॉफिट शेयरिंग. अब ये प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है कि आप प्रॉफिट कैसे बांटने हैं. हम तीन लोग भी हों, चार लोग भी हों, अगर चार लोग हैं और सबके सब मिलकर कहते हैं कि हम इक्वली बांटेंगे, तो ठीक है, हम सबके सब 25% प्रॉफिट्स बांट लेंगे. बट ये भी एग्रीमेंट हो सकता है आपस में कि जो ज़्यादा कैपिटल लगाएगा वो प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा लेगा. तो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए भी वो आपस में एग्री करते हैं. अब एग्री जैसे बताया कि ओरल होगा तो बाद में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, इसलिए पहले रिटर्न एग्रीमेंट करा लो, रिकमेंडेड है, जिससे बाद में कोई डिस्प्यूट्स नहीं होंगे. देन एक फीचर है इसका म्यूचुअल एजेंसी, रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी. इसका मतलब है कि एवरी पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स. अगर तीन पार्टनर हो ए बी सी, ए अगर कोई काम करेगा चाहे गलत हो या ठीक हो, उसके लिए बी और सी भी रिस्पॉन्सिबल होंगे. और अगर बी और सी कोई काम करते हैं तो उसके लिए ए रिस्पॉन्सिबल होगा. तो ये नहीं कह सकते कि ए कहीं कहे कि बी ने अगर गलत काम किया तो बी रिस्पॉन्सिबल होगा इस काम के लिए. नहीं, तो बी के साथ बी के काम के लिए ए और सी दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे. तो एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एंड आल्सो एन एजेंट टू ईच अदर. तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसके बेस पर हम इन सभी फीचर्स को एक पार्टनरशिप की डेफिनेशन में वापस देखें. इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स. अब ये पर्सन्स कितने होने चाहिए? टू और मोर पर्सन, जो पहला फीचर था. हु हैव एग्रीड, मतलब एग्रीमेंट, जो सेकंड फीचर था इसका. हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, ये एक और फीचर था प्रॉफिट शेयरिंग का, वो इस डेफिनेशन में आता है. देन देयर
प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस वो जब बताया लीगल बिजनेस होना चाहिए। तो रिलेशन बिटवीन पर्सन्स फर्स्ट फीचर, एग्रीमेंट सेकंड फीचर, प्रॉफिट शेयरिंग थर्ड फीचर, बिजनेस फोर्थ फीचर, एंड कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इट इज़ अ फिफ्थ फीचर। यानी कि आपस में एग्री कर सकते हैं कि एक पार्टनर अकेला उस बिजनेस को चलाए या सब मिलकर काम चलाएं, मतलब सब मिलकर बिजनेस भी कर सकते हैं और एनी ऑफ देम, कोई एक आदमी भी सबके बिहाफ पर एक्ट करके बिजनेस चला सकता है। तो दिस वाज द पार्टनरशिप डेफिनेशन अंडर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1992 और इसी बेस पर हमने ये सारे फीचर्स रिलेट किए। तो दीज वर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। नाउ नंबर ऑफ पार्टनर्स पर टॉपिक बनता है। अब कंपनीज एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स डिसाइड करे। अब एक फर्म में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं वो पावर गवर्नमेंट के पास है, बट फिर भी पार्टनर्स के नंबर्स कैन नॉट बी मोर देन 100। किसी पार्टनरशिप फर्म में 100 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते जो कंपनीज एक्ट में हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर रखे हैं इसके अंदर, जो कंपनीज रूल्स 2014 के अंदर में डिसाइड किया है कि पार्टनरशिप फर्म में मोर देन 50 पार्टनर्स नहीं हो सकते। तो कंपनीज एक्ट में 100 पार्टनर्स हैं, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखे हैं मैक्सिमम पार्टनर्स जो 50 ही हो सकते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म के लिए। अब हमने बात की थी एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। ओरल एग्रीमेंट में हमेशा चांसेस रहेंगे कि डिस्प्यूट्स होंगे, लेकिन अगर एक एग्रीमेंट रिकमेंडेड जैसे बताया इसके रिटर्न फॉर्म में हो जाए, उस रिटर्न एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड डज नॉट रिक्वायर कि एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, बट वेयर एवर इट इज़ इन राइटिंग, अगर राइटिंग में होगा तो वो डॉक्यूमेंट जिसमें सभी एग्रीमेंट की सभी टर्म्स लिखी होंगी, उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को, रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। तो रिटर्न एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड कहलाएगा। ओरल एग्रीमेंट हो सकता है पर ओरल एग्रीमेंट रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इसमें चांसेस रहेंगे डिस्प्यूट्स होने के। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप डीड। बट पार्टनरशिप डीड में होता क्या है, अब उसके बारे में देखते हैं। पार्टनरशिप डीड में देखो क्या होता है। पार्टनरशिप डीड में देखो पार्टनर्स की डिस्क्रिप्शन होगी, पार्टनर्स के नाम होंगे, फर्म का नाम होगा, फर्म की प्रिंसिपल लोकेशन होगी, प्रिंसिपल प्लेस एंड नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस तरीके का क्या काम करने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, क्या सर्विस देने वाले हैं, पार्टनरशिप कब शुरू की, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, क्या अगर ऑलरेडी एग्रीमेंट में है कि कितने साल तक चलाएंगे तो वो भी लिखा होगा कि कितने साल तक पार्टनरशिप चलाई जाएगी, कितना कितना पैसा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ए कितना लगाएगा, बी कितना लगाएगा, सी कितना लगाएगा, हर एक चीज़ इस एग्रीमेंट में लिखी हुई होगी, वो पार्टनरशिप डीड के अंदर होगी। देन जो कैपिटल लगाया जा रहा है उस पर कितना इंटरेस्ट उनको मिलेगा, अगर वो लोग पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं, ड्राइंग्स निकालते हैं, तो वो कितना इंटरेस्ट फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को देंगे, अगर पार्टनर ने कुछ लोन दे रखा है फर्म को तो कितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा। तो ये सब ऑलरेडी इस एग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा। और उसके अलावा डीड में लिखा होगा गुडविल कैसे वैल्यूएट की जाएगी, एसेट्स कैसे वैल्यूएशन की जाएगी, अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है तो कहाँ रिजोल्यूशन कहाँ की जाएगी, कहाँ पर बैंक अकाउंट होगा, तमाम सारी चीज़ें, जो भी हर एक चीज़ आप एक पेज पे लिख दो, एक बुकलेट बना दो, कुछ भी कर दो, तो उसको रिटर्न फॉर्म में बना दो, उस पर सभी पार्टनर्स साइन कर देंगे कि हाँ हम इस चीज़ को एग्री करते हैं, तो वो रिटर्न एग्रीमेंट एक पार्टनरशिप डीड बन जाएगा। अब यह देखो पार्टनर्स, पर्सन्स हु हैव एंटर्ड द पार्टनरशिप, जो भी पार्टनरशिप में एंटर होंगे लोग उनको बोलेंगे पार्टनर्स, और उस कलेक्टिवली उन सबको मिलेंगे फर्म या पार्टनरशिप फर्म। द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर और इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स, बट कलेक्टिवली सब मिलाकर दे विल बी कॉल्ड अ फर्म और पार्टनरशिप फर्म। अब मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड रिटर्न एग्रीमेंट है, उसमें क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या लिखा होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तब क्या होगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट, तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस हैं। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। हमने बताया कि जैसे डीड में लिखा हुआ होगा कि कुछ परसेंटेज उनको मिलेगी अपने कैपिटल के ऊपर, जो पैसा ए बी सी लगाएंगे उसको कितना परसेंटेज इंटरेस्ट मिलेगा। अगर डीड में लिखा हुआ नहीं है तो उस कैपिटल पर इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड टू पार्टनर्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड टू पार्टनर्स इफ इट इज़ नॉट रिटन इन पार्टनरशिप डीड। Similarly,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर डीड में लिखा हुआ है कि 3, 4, 5% कुछ भी पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म को देंगे ऑन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स दे हैव डन इन द फ्रॉम द फर्म, then it will be interest prescribed. But if the interest on drawings is not given in partnership deed, then it will not be charged from partners. तो पार्टनर से कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा. लेकिन अगर कोई लोन पार्टनर ने दिया है, कोई एडवांस पार्टनर ने दिया है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो उस पर अगर कोई परसेंटेज लिखी हुई है 10%, 12%, तो ठीक है, वो इंटरेस्ट दे दिया जाएगा. पर अगर डीड में लिखा हुआ नहीं है या साइलेंट है, तो हम 6% पर एनम उस पार्टनर को देंगे. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद एक रेम्यूनरेशन यानी कि कोई सैलरी या कमीशन ऑलरेडी एग्रीमेंट में लिखा गया है. कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है, कोई पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करता है, तो उसके बेस पर उसको कुछ सैलरी दी जा सकती है, उसको कमीशन दिया जा सकता है. ठीक है, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो ज़रूर दिया जाएगा. लेकिन अगर एग्रीमेंट में यानी पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ या साइलेंट है, तो कोई रेम्यूनरेशन, कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई हिस्सा पार्टनर को नहीं मिलेगा. और एक है प्रॉफिट लॉसिंग शेयरिंग कैसे की जाएगी. अगर लिखा हुआ है कि जो जितना कैपिटल लगाएगा उस हिसाब से उसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा तो ठीक है. अदरवाइज डीड में नहीं है तो सभी पार्टनर्स इक्वली शेयर करेंगे. इट मीन्स अगर डीड में गिवन कुछ नहीं है या डीड साइलेंट है, कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला प्रोविज़न है जो पार्टनर्स को नहीं मिलेगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी पार्टनर से कोई चार्ज नहीं किया जाएगा. लेकिन लोन अगर पार्टनर ने दिया है तो उस पर इंटरेस्ट 6% दिया जाएगा उस पार्टनर को. रेम्यूनरेशन हो, सैलरी हो, कमीशन हो, वो कुछ नहीं मिलेगा पार्टनर्स को अगर डीड में गिवन नहीं है. लेकिन प्रॉफिट लॉसिंग शेयरिंग वो है, वो आपस में इक्वली शेयर कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे. तो जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में बांट लिया जाएगा इक्वली. तो ये सारे प्रोविजंस थे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है. लेकिन अगर लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में कि इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इतना इंटरेस्ट दिया जाएगा, ऐसे शेयर करेंगे, तो ठीक है, उसी बेस पर सभी चीज़ें पार्टनर्स को दी जाएंगी. इसीलिए कहा जाता है कि ओरल एग्रीमेंट से बेटर है रिटर्न एग्रीमेंट पर सभी पार्टनर साइन करें, ताकि बाद में किसी भी तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं उससे बचा जा सके. अब आगे बढ़ते हैं. द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड, जिस नाम से बिजनेस चलाया जाएगा उसको बोलेंगे फर्म्स नेम. वो AB एंटरप्राइजेस हो सकता है, BC एंड कंपनी, किसी भी नाम से वो लोग अपना नाम, अपना बिजनेस चला सकते हैं. तो क्या पार्टनरशिप अब एक लीगल एंटिटी है? अब एक पार्टनरशिप की वैसे कोई लीगल एंटिटी नहीं होती. यानी कि अगर पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स का बिजनेस है, अगर पार्टनर से नहीं है तो बिजनेस कहाँ से होगा. तो इसका मतलब है पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड है. इसको सेपरेट एंटिटी नहीं कह सकते. अगर बिजनेस में कुछ नुकसान होता है तो उसके लिए पार्टनर्स इंडिविजुअली, सेवरली, कलेक्टिवली सब रिस्पॉन्सिबल है. यानी कि 3 में से अगर एक पार्टनर भी अगर सबका भरपाई कर दे लोन की तो वो कर सकता है. तो मतलब कि हर एक पार्टनर अपने आप में इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है फर्म के लिए, और कलेक्टिवली तो है ही है. अब आते हैं कुछ बात राइट्स की. पार्टनर्स ABC जितने बजे पार्टनर्स हों उनके पास हर एक के पास कुछ ना कुछ राइट्स होंगे. कैसा राइट है? पहला राइट है राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. मैनेजमेंट में किसी भी पार्टनर को पार्टिसिपेट ना करना ये इलीगल हो जाता है. तो हर एक पार्टनर का अधिकार है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे. देन राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. उसको पता होना चाहिए कि फर्म में क्या हो रहा है. 2 पार्टनर, 3 पार्टनर मिलकर किसी एक पार्टनर को इन्फॉर्मेशन ना दे, जानकारी ना दें, तो ये भी गलत है. तो उसका एक अधिकार है कि उसको फर्म के कामकाज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स. वो जब चाहे अपने अकाउंट्स बुक्स, फर्म की अकाउंट्स बुक्स को वो चेक कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, उसकी कॉपी ले सकता है, अपने पास ले जा सकता है, उसका पूरा अधिकार है. वो सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो कंपनी में मेंटेन होंगे उसको देखने, परखने और इंस्पेक्ट करने का पूरा अधिकार है. उसकी गलतियां निकालने का अधिकार है. देन राइट टू शेयर प्रॉफिट लॉसेज विद अदर्स इन द एग्रीड रेशियो. और दूसरा अधिकार है जो प्रॉफिट लॉसेज आपस में शेयर एग्री किए गए हैं वो आपस में उसको मिले, उसका हिस्सा उसको मिले. ये सब उसके राइट्स हैं. ये कुछ राइट्स हैं, बाकी राइट्स जो भी होंगे वो डीड में लिख दिए जाते हैं. इस तरीके से लाइबिलिटीज़ भी हैं, खाली राइट्स नहीं मिल रहे, लाइबिलिटीज़ भी हैं. इफ़ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिम फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी. पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी या बिजनेस कनेक्शंस का यूज़ करने से अगर उसको कोई इंडिविजुअली प्रॉफिट होता है
फर्म के नाम का यूज़ करके उसको अगर कोई हिस्सा या प्रॉफिट मिलता है तो ही शैल अकाउंट फॉर द प्रॉफिट एंड पे टू द फर्म। तो उसका ये लायबिलिटी है कि वो सारा पैसा फर्म में डिपॉजिट करे। यानी कि फर्म का नाम यूज़ करके आप अपना खुद का फ़ायदा नहीं उठा सकते। कुछ भी बिजनेस कनेक्शन से, बिजनेस की प्रॉपर्टी का यूज़ करके, बिजनेस का नाम यूज़ करके अगर आपको कोई प्रॉफिट मिलता है तो आपको वो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो भी आपको मिला है वो फर्म में डिपॉजिट करना ज़रूरी है। ये लायबिलिटी है। इफ़ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस विद सेम नेचर, आप फर्म जो काम कर रही है उससे मिलता जुलता काम, उसके कंपटीशन में आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो, तब उसमें जो भी आप पैसा कमाओगे वो प्रॉफिट भी सारा आपको बिजनेस में, अपने पार्टनरशिप बिजनेस में डालना पड़ेगा। तो मतलब समझ आया, पार्टनर अगर कोई बिजनेस कैरी करता है सेम नेचर का या फिर उस फर्म से compete करते हुए, तो ही शैल अकाउंट फॉर एंड पे टू द फर्म। तो वो सारा पैसा फर्म को पे करेगा, सारा प्रॉफिट्स जो कमाया है उसने उस अपनी इंडिविजुअल फर्म में वो पार्टनरशिप बिजनेस में डिपॉजिट किया जाएगा। तो ये राइट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं पार्टनर्स की, ये पता होना चाहिए। अब इस पूरे पार्टनरशिप डीड में मैंने आपको कंटेंट से बताए थे। अब आगे देखो कि पार्टनरशिप डीड में के बाद पार्टनरशिप में ये लोग एक अकाउंट, जब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है? इट इज़ मेड एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे अपने एक्सपेंसेस, नॉर्मल एक्सपेंस सारे शो कर देते हैं, सारे एक्सपेंसेस शो कर देंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए ये अलग से एक अकाउंट बनाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड टू appropriate the profit remaining after showing all the expenses and which has to be distributed to the partners. तो it is made an extension of profit loss account. प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद इस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसी का हिस्सा है, नेक्स्ट पार्ट है। ये शो करेगा हाउ द प्रॉफिट्स आर अप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, कि सारे एक्सपेंसेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट्स बचेंगे वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं पार्टनर्स को। जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी, यानी पार्टनर को सैलरी देनी है, पार्टनर को कमीशन देना है, पार्टनर को इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर, ड्राइंग्स दिखानी है इंटरेस्ट जो पार्टनर्स देंगे फर्म को, दे ऑल आर मेड थ्रू दिस अकाउंट। यानी सारे अपने नॉर्मल खर्चे जो कामकाज के होंगे वो तो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो कर देंगे। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा प्रॉफिट का, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जैसे पार्टनर्स को सैलरी कमीशन वगैरह देना है, तो वो हम सब इस अकाउंट में यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको अभी आगे जाके हम न्यूमेरिकल पार्ट में, प्रैक्टिकल पार्ट में सीखेंगे कैसे बनाना है। अब इसमें एक पॉइंट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसमें क्या डिफरेंस है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो मैंने आपको बताया था कि पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें सारे एक्सपेंसेस शो कर देते हैं। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस शो करेंगे वो सब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने एक्सपेंसेस में चार्ज की तरह दिखाते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वेदर प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो। एप्रोप्रिएशन यानी कि प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले वो सारे एक्सपेंसेस जो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करेंगे, दे ऑल आर कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। जैसे कि हम पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं या लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं पार्टनर को, या पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं, तो ये सब हम चार्ज की तरह दिखाते हैं, यानी सब प्रॉफिट लॉस में शो करते हैं। ये सब चीज़ें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यानी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं होती। लेकिन एप्रोप्रिएशन क्या है? इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि जितने भी एप्रोप्रिएशन दिखाएंगे वो सब हम डेबिट करेंगे जब अगर प्रॉफिट अवेलेबल हो तो, सारी चार्जिंग, सारे एक्सपेंसेस शो करने के बाद। जैसे पार्टनर्स को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, ये सब चीज़ें हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। तो पार्टनर को रेंट देना है या पार्टनर का लोन देना है, ये तो कहलाएंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स विच आर ऑलवेज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो पार्टनर्स को सैलरी कमीशन इंटरेस्ट वगैरह देना है या रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, वो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस शो करने के बाद दिखाया जाता है। तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। In the next class, we will start with capital account and appropriation account with the journal entries. Okay, till then, goodbye and stay connected with Learn in Commerce. Thank you.